जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनडीए पर जीत पर। तो ये द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो मैं आपके लिए फाइनली लेकर आ गया हूं। एनडीए 1 2024 की कंप्लीट डिटेल सर बता दीजिए भाई साहब। आपको मैंने इंस्टाग्राम नीचे आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पर मुझे बहुत सारे बच्चों ने टेक्स्ट कर दिए। किसी को एलिजिबिलिटी नहीं पता, किसी को यही नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और किसी को यही नहीं पता पेपर के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो ये वीडियो बेटा आपका पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन दे देगी कि एनडीए का एग्जाम होता क्या है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, कैसे कैसे क्या होगा, जब आपका पेपर निकल जाएगा तब क्या होगा। तो बस आसानी से आप आराम से बैठ जाइए फुल स्क्रीन करके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए, ताकि सबको पहले पेपर की तैयारी करने से पहले पूरी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ये बात सच है, अगर आपको अपने किसी रास्ते पे चलना है तो आपको थोड़ी उस रास्ते की समझ होनी चाहिए, तभी आप उस रास्ते पे चले। अगर आपको पता ही नहीं है भाई आगे क्या हो रहा है और चलते जाएंगे तो कभी भी खाई में गिर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना खराब करते हैं, फटाफट से बेटे शुरू करते हैं। कंप्लीट डिटेल मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि एनडीए 1 2024 के अंदर आप क्या डिटेल जाना चाहते हैं। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए भी काम की हो सकती है जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहा है या 10th क्लास में है तो उसमें एंटर कर रहा है। तो जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो और आप अपनी प्लानिंग बेटर से बेटर कर सके। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने ना पूरी इस वीडियो को ना 5 क्वेश्चन में बांटा हुआ है आपके आसान करने के लिए, 5 क्वेश्चन के अंदर, ताकि 5 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन में खत्म करने की कोशिश करूं। आगे के लिए भी मैं और वीडियोस ले आऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन में पूरी डिटेल बता दूंगा। जल्दी से बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास आता है व्हाट इज एनडीए। काफी बच्चों को होता है कि सर ये एनडीए देना, एनडीए देना। बेटा एनडीए क्या होता है? एनडीए कुछ भी नहीं है। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये हमारी एक, ठीक है, दिस इज नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, यूपीएससी बेटा एग्जाम कंडक्ट कराती है इसका। ठीक है, यूपीएससी हमारी एक कमीशन है जो कि इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। काफी सर्वोच्च एक कमीशन है हमारा, जो बहुत ही माना माना कि जो हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए, और एक नवल एकेडमी में। ठीक है, नवल एकेडमी में और इसी से। ठीक है, तो एक ही एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम होते हैं, एक ही एग्जाम होता है। 2 बार ही हमारे एग्जाम होते हैं बेटा ये साल के अंदर। एक हमारा अप्रैल मंथ में होता है इसका एग्जाम, एक होता है बच्चे अप्रैल मंथ में एग्जाम, थोड़ा स्पीडली लेके चलूंगा मैं। ठीक है, अप्रैल मंथ में होता है, और एक उसके बाद दूसरी बार इसका मंथ करीब सितंबर मंथ में इसका एग्जाम होता है। 2 बारी बेटा ये एग्जाम होते हैं हमारे एक साल के अंदर, राइट। और एक एग्जाम, इसी एग्जाम की हेल्प से ही आप एनडीए बोले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये हमारी कहां पर है? पुणे के अंदर है, खड़कवासला वहां पे डिस्ट्रिक्ट है। तो पुणे के अंदर ये हमारे पास खड़कवासला एरिया का नाम है। तो वहां पर ये हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है हमारे कैडेट्स को हमारी देश की सेवा के लिए, राइट। उसके बाद नवल एकेडमी जो कि हमारी केरला में है, तो एक ही एग्जाम के थ्रू वो नंबर्स वगैरह, मेडिकल वगैरह सब चेक करते हुए डिसाइड होता है कौन कहां पर जाएगा, राइट। ये भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड तक, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है 2 बारी, जिसमें एनडीए और नवल एकेडमी दोनों में एडमिशन होता है सिर्फ इन एग्जाम की हेल्प से। 2 बारी में ये एक साल में होता है हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। बेटा एग्जाम का पैटर्न हमारे पास क्या रहता है? हमेशा सेम ही रहता है। इसके अंदर हमारे 2 पेपर होते हैं। एक होता है बच्चे पेपर 1, जिसके अंदर बेटे हमारे पास ना मैथ्स का पेपर होता है। वो पहला हमारा मैथ्स का पेपर होता है। मैथ्स पेपर सिलेबस भी इसका डिस्कस करता हूं। मैथ्स पेपर के अंदर हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली बेटा इसी के बाद शाम को, ये मॉर्निंग में हमारा एग्जाम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये हमारा पेपर 10 AM के अराउंड शुरू होता है और 2 करीब 12 उतने तक जाता है, 12:30 AM तक। यानी कि कितने घंटे का टाइम मिलता है इसके लिए? आपको 2.5 घंटे का, आपको बेटा 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स आपको इसके लिए मिलते हैं। 2.5, ठीक है ना, 2.5 आवर्स। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? करीब 150 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, कितना इसका कट ऑफ रहता है? कोई मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद इवनिंग में बेटे, उसी दिन ही हमारे इवनिंग में पेपर 2 होता है। इसका पेपर 2 जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जितना अप्रोक्सीमेट है, वो जितना की स्टार्ट होता है 2 PM के अराउंड, उसमें हमें 3 घंटे मिलते हैं इसको देने के लिए, जो कि होता है जीएटी का, जिसको हम बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमें बेटा टाइम दिया जाता है कितना? 3 घंटे का हमें टाइम दिया जाता है। इसके अंदर बेटा 3 सेक्शन होते हैं हमारे, 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, दूसरा होता है बच्चे इसके अंदर हमारा सेक्शन 2, और एक होता है बेटा इसके अंदर हमारा सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर आपसे बेटा बेसिक ये जीएस हो गया हमारे पास, या फिर ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब पूछी जाती है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जीके पूछी जाती है। जीके बोले तो जनरल नॉलेज, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटी हो सकता है आपका, और अगर हम बात करें हिस्ट्री हो गया हमारे पास, पॉलिटी हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब पार्ट रहता है इसके अंदर। दूसरा वाला सेक्शन हमारा बेटे, एक सेक्शन हमारा इंग्लिश का रहता है।
एक सेक्शन हमारा इंग्लिश का रहता है, ठीक है, एक सेक्शन हमारा इंग्लिश का रहता है। तीसरे की अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, एक सेक्शन हमारा बेटे साइंस का रहता है, साइंस। ये सब आपको ना लिखा तो देखिए 10th लेवल जाता है, लिखा तो बेटे 10th लेवल जाता है, लेकिन इससे ऊपर लेवल भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा नहीं बट आ जाते हैं, लेकिन 10th लेवल लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 3 सेक्शन में होता है टोटल। हमारे को इसके अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो 150 क्वेश्चन हमें बेटे देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके अगर मैं बात करूं, हर क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन बेटे यहाँ पे 2.5 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो टोटल यहाँ पे ये कितने नंबर का बन जाता है, ये हमारा हो जाता है 300 मार्क्स का, ये बेटे हमारे पास 300 मार्क्स का बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास टोटल कितना बन जाता है, इसके हिसाब से अगर हम चले, यहाँ पर 2.5 मार्क्स का ना होके यहाँ पर बेटे 4 मार्क्स का होता है, तो 15 4 से कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इधर होता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होता है बेटे 4 मार्क्स का हमारे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है 600 मार्क्स का ये वाला पेपर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पहला 300 मार्क्स का और दूसरा 600 मार्क्स का टोटल। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। दोनों के अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग भी रहती है हमारी, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बेटा हमेशा हमारी 1/3 रहती है, 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का है तो उसका 1/3 कर लीजिए, 4/3 इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी जो आपकी पड़ेगी हर क्वेश्चन पे, अगर आप नेगेटिव उसके अंदर करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है कि पहला हमारे पास बेटे 150 मिनट का 300 मार्क्स का और ये 600, टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं बेटा, एवरेज कट ऑफ भी आपको बताता हूँ, टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो जाते हैं 900 का, टोटल मार्क्स हमारे पास बढ़ जाता है 900 का। अभी इसकी मैं एवरेज कट ऑफ बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा हो गया है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात आती है सर सिलेबस की। अगर मैं बच्चे सिलेबस की बात करूं, इसके अंदर मैथ्स की अगर मैं बेटे सिलेबस की बात करूं तो मोस्टली जो सिलेबस रहता है वो 11th का, प्लस में 12th का, प्लस में बेटे थोड़े से कंपटीशन के टॉपिक्स रहते हैं, कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स, जो कि आपको और एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, सिर्फ इसमें नहीं, कुछ जेई में देखने को मिलेंगे, कुछ वेस्ट बंगाल जेई इधर उधर के पेपरों में भी आते हैं, लेकिन वो यूपीएससी भी कवर करता है काफी ज्यादा इसके अलावा, ठीक है। जो क्वेश्चन का लेवल होता है बेटे वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर होता है, हमेशा सारा एनसीईआरटी नहीं रहता, अप्रोक्सीमेट इससे ऊपर ही जाता है, कुछ एनसीईआरटी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते हैं। दूसरी अगर मैं बेटे बात करता हूँ यहाँ पे आपके पेपर 2 की, जीएटी की, अगर मैं बेटे बात कर रहा हूँ यहाँ पे पेपर 2 की यानी कि जीएटी की, जीएटी के अंदर बेटा मोस्टली जो हमारे पास सिलेबस रहता है वो रहता है हमारे पास ये 10th 11th का ही हमारे पास रहता है, मोस्टली 10th क्लास का, 10th क्लास का हमारे को बेटा साइंस वगैरह जो आप पढ़ते हो, साइंस होगी इंग्लिश होगी उसी लेवल का रहता है। थोड़ा सा बेटे लेवल कभी कभी ऊपर भी आ जाता है इससे, है ना, 11वीं क्लास का भी 12वीं क्लास का भी थोड़ा बहुत बेटे कभी कभी पूछ लेते हैं, 11th एंड 12th का भी थोड़ा बहुत बेटे साइंस वगैरह में, जीके जीएस में, इंग्लिश में हल्का बहुत ऊपर पूछ लेते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं पूछते कि आप उसको उसी में ही फंसे रह जाए, तो आप छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारा पैटर्न रहता है हमारा एग्जाम का, जो यूपीएससी साल में 2 बारी कंडक्ट कराता है, अप्रैल में और उसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर इसकी एवरेज कट ऑफ क्या रहती है, मैं एवरेज कट ऑफ लिखूंगा। अगर मैं बेटे बात करता हूं इसके एवरेज कट ऑफ की तो एनडीए अगर 2016 की मैं बेटे बात करूं, पेपर वाज द टफेस्ट पेपर ऑफ एनडीए हिस्ट्री, ठीक है ना, 2016 की, तो पूरी हिस्ट्री के अंदर ये वाला हमारा सबसे मुश्किल पेपर देखने को मिला था। यहाँ पर हमारी कट ऑफ बेटा करीब 228 तक जाके नीचे गिरी थी, लेकिन वो एक बार एक्सेप्शन था, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी अगर हम बात करें तो बेटा एनडीए 2 2022 के अंदर हमें जो कट ऑफ देखने को मिली, एग्जाम की कट ऑफ बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम की, जो हमें कट ऑफ देखने को मिली 900 में से, ये भी बच्चे कितने में से थी 900 में से, और ये भी बेटा कितने में से है 300 करीब हमें दिया हुआ था, कितनी थी, हाँ 316, ये हमें पड़ी थी बेटे एनडीए 2 2022 की। अब अगर हम एनडीए 1 2023 की बात करें तो वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो अभी तक हम उसमें बता नहीं सकते क्या फाइनल, अभी तक रिजल्ट उसका नहीं आया है, लेकिन मेरे को चांसेस है कि वो भी 340 के करीब जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो एवरेज कट ऑफ जाती है ना, वो आप ये ले सकते हैं, एक कॉमन सिनेरियो को देखते हुए, न्यू बच्चे को एंटर करते हुए, ताकि उसको एक टारगेट रहे कि मेरे एग्जाम इतने बीच में नंबर नहीं रहे, 310 से लेकर 370 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं ना, इसके बीच में आप स्कोर कर रहे हैं, तो इसके बाहर अभी तक तो बेटा नहीं गई है, ठीक है। 360 तक भी जा चुकी है, लेकिन इससे बाहर आज तक कभी भी नहीं गई है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन था, बस वो था। तो आपको बस 900 में से इतना स्कोर करना है। लेकिन इधर एक बात और है जो बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, ये जो एक और बात जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती है, आपको ना मिनिमम 25% पेपर जरूर आना चाहिए, यानी कि मिनिमम 25% पेपर पास, ठीक है ना। मतलब क्या मतलब सर, जैसे मैथ्स का पेपर है बेटे, पहले मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ के अंदर अगर मैं बेटे बात करता हूं, जैसे कि आपने देखा 120 क्वेश्चन है टोटल, तो मिनिमम आपको ना मिनिमम अगर मैं बात करूं तो मिनिमम बेटे कितने हो जाएंगे, 25 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएंगे 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, आपको क्या टोटली वही हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे तभी आपके आगे पेपर चेक होंगे। यानी कि आपको अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो हर सब्जेक्ट की मतलब 25% कट ऑफ होती है, 25% कट ऑफ होती है एवरी सब्जेक्ट की। अब ये लगा लीजिए, यानी कि अगर मैं बात करूं मैथ के अंदर अगर आप बेटा 30 क्वेश्चन नहीं करते, 25% नहीं करते हैं, ये आपका पेपर 1 था। पहले पेपर 1 चेक होता है, आपने कर लिया, पहले आपका पेपर 1 चेक होगा। अगर आपने पेपर 1 के अंदर 25% पेपर भी नहीं अटेम्प्ट करा हुआ, 15% ही बस क्वेश्चन करे हैं 120 में से, तो आपका पेपर 1 तो फेल हो गए, आप यहीं पे ही फेल हो गए। अगर आप यहीं पे ही बेटे फेल हो गए तो आपका पेपर 2 तो चेक होगा ही नहीं, तो आपका बेटे पेपर 2 चेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेटा क्योंकि वो उसी की सबकी कट ऑफ होनी चाहिए ना, 25% वो कवर होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। ऐसा लिखित में नहीं है, ऐसा लिखित में नहीं है कि 25% वहां पे आप नोटिफिकेशन देखिए, ऐसा लिखित में नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने आखिरी में लिखी है कि 25% एवरी सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर पेपर 1 वो पहले चेक करते हैं तो उसके अंदर अगर 25% कवर नहीं हुआ तो पेपर यही वाला यहीं पे आप फेल हो गए, तो आगे वो चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये पास कर लेते, जो कि बहुत आसान चीज है, मैं यहाँ पर आपको कंटेंट दे दूंगा, हर बारी की तरह पास करा दूंगा। ठीक है, तो आप पेपर 2 भी आसानी से निकाल सकते हैं। पेपर 2 में तो बच्चे धूम मचा के आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, आसान सा आता है। ठीक है, तो ये बातें आप बेटा ध्यान रखेंगे, कट ऑफ से रिलेटेड आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये डाउट। अब आगे से डाउट ये वाला नहीं बचेगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, इसके बाद आता है हमारे पास सर व्हाट आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के बाद क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, मैं मान लेता हूं 2 बात हो गई, एग्जाम या तो आपका क्लियर हो गया, या तो बेटा एग्जाम क्या हो गया आपका क्लियर, है ना, हाँ एग्जाम क्लियर हो गया, या फिर नहीं हुआ, नहीं नॉट क्लियर, या फिर बेटा क्या हुआ नॉट क्लियर। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ क्लियर तो बेटा फेल हो, घर बैठो, यानी कि अब क्या बैठो बेटा, घर बैठो, या फिर अगले वाले अटेम्प्ट की तैयारी करो, ट्राई फॉर नेक्स्ट, ट्राई इफ यू हैव, ट्राई फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, ट्राई फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, घर बैठो और ट्राई फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे और भी ऑप्शन जिंदगी देगी। लेकिन अगर बेटे आपका क्लियर हो जाता है तो अब आपको ना बेटे एसएसबी की तरफ से कॉल आता है, आपकी ईमेल आईडी, जो भी आप फॉर्म भरते टाइम ईमेल आईडी फोन नंबर वगैरह देते हैं, वहां से आपको एसएसबी की तरफ से एक कॉल लेटर आता है इंटरव्यू के लिए। ईमेल आईडी पे पूरा कॉल लेटर आएगा, जहां पे आपको बताया जाएगा कहां पे आपको आना है, कैसे कैसे आना है, सारी डिटेल, कितने बजे आना है, वो सब उसके लिए, किसके लिए, फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फॉर इंटरव्यू के लिए आपको दिया जाएगा, जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, टेंशन ना लो, पूरी इसमें डिटेल कर दूंगा, जाने के देखिए। जिन बच्चों का एनडीए एग्जाम क्लियर हो गया विल गो फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि उनको एसएसबी के लिए जाना पड़ेगा। 4 एसएसबी से हमारे पास बेटा कॉल लेटर आता है, एसएसबी कोलकाता, एसएसबी इलाहाबाद, एसएसबी बेंगलोर और एसएसबी भोपाल। इसमें तो आप सबको पता ही है, सारा कुछ डिटेल में धुआं उड़ाई रखा है सबके अंदर हमने, सिलेक्शंस के अंदर, राइट। तो बेटा 5 डेज का ये आपका प्रोसेस रहता है, पूरा इंटरव्यू का। ठीक है ना, 5 डेज का बेटा पूरा आपका प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का। वहां सारा कुछ वो क्या होता है एसएसबी के अंदर, वो भी मैं आपको डिटेल लेके आ जाऊंगा, मेडिकल वगैरह सभी भी इसकी वीडियो के अंदर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये पूरे बच्चे को वहां पर जाके पूरा इंटरव्यू देना पड़ता है 5 दिन के अंदर। वो अच्छे से मतलब बोला क्या जाता है ही सच्चाई, वर्ल्ड का सबसे मुश्किल इंटरव्यू होता है हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। जो बच्चे निकालते हैं दे आर जीनियस, दे आर ग्रेट। ठीक है, उसके बाद ये जिसका भी बेटा निकल गया, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या होता है आफ्टर एसएसबी, एक जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, जो बच्चे 5 दिन के इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं, तो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स की ना बेटा एक लिस्ट होती है, एक पीडीएफ रिलीज करी जाती है यूपीएससी द्वारा, जिसके अंदर बेटा रैंकिंग्स आती है। आपने देखा होगा जिसका रैंक 1 आ जाता है, फिर वो कूदते हैं सब, इधर से उधर वीडियो बना रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबके घर में खुशी आती है ना, और सब उस रिजल्ट को दिखाते रहते हैं, देखो हमारे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। तो वो पीडीएफ होती है जिसके अंदर रिकमेंडेड स्टूडेंट्स होते हैं सारे के सारे बाय यूपीएससी, जिन्होंने एसएसबी भी दे लिया। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी खत्म कब होगा? आफ्टर नाउ रिकमेंडेड स्टूडेंट जो है बेटा, ये जो रिकमेंड स्टूडेंट है विल गो फॉर मेडिकल। अब ये बच्चों का मेडिकल होगा। ठीक है, आप जानते हैं हर तरीके का मेडिकल अलग अलग होता है। एयरफोर्स का मेडिकल सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद आर्मी हो गया और हमारी नवल होगी। ठीक है ना, इन सब के लिए तो ये मेडिकल के लिए जाएंगे। अब मेडिकल का होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो बच्चे को जहां पे भी दिक्कत आ रही है 2 या फिर वो पूरा फिट आ रहा है, तो ये अब एनडीए और मेडिकल आपस में ही डिस्कस रहता है, इनका आपस में कम्युनिकेशन रहता है, बाहर रिलीज कुछ भी नहीं होता है।
अंदर से एक लिस्ट आती है फाइनली जो बच्चे को पता चलता है, दैट इज मेरिट इन आती है और एक आती है मेरिट आउट। ठीक है, एक मेरिट इन और एक मेरिट आउट आती है। तो मेरिट इन के अंदर वाले जो बच्चे होते हैं वो बेटा गो टू द एकेडमी, वो एकेडमी जाते हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए, या तो उन्होंने बेटा मेडिकल वगैरह सब क्लियर कर दिया, या उन्होंने एनडीए चूज करा वो एनडीए जाएंगे, या नवल करा तो वो नवल जाएंगे। ठीक है, नवल एकेडमी जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, और जिनका मेरिट आउट होता है तो मोस्टली उनको बेटा टाइम दिया जाता है कि आप अगर जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ समय दिया जाता है कि इस समय तक आप अपना मेडिकल ठीक करवा लीजिए, उसके बाद आप दोबारा से आके एक बारी मेडिकल दे सकते हैं। अगर वो अगली बारी ठीक पाया कि हाँ यार वो उसकी जो परेशानी थी वो ठीक हो चुकी है, तो वो दोबारा से तो वो भी मेरिट इनके अंदर आ जाएगा। मतलब जो बच्चे मेडिकली आउट हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, तो वो वाले बच्चे अब मेरिट इनके अंदर आ सकते हैं अगर वो ठीक हो जाते हैं, जो उनको टाइम दिया जाता है। मोस्ट अगर वो फिर भी नहीं ठीक हो रहे, जो उनको टाइम दिया गया उसके बाद भी नहीं हुए, तो फिर वो उनको आउट कर दिया जाता है किसी भी कारण से। ठीक है, तो बट आपको यहाँ पे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेप के अंदर आपको तो पहले एग्जाम वगैरह की चिंता लेने की, ये आपकी चीज हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। आपने अगर मेहनत करी है, भगवान आपका आपके साथ रहेगा। ठीक है, यहाँ नहीं है, आपको चिंता पहले रिटर्न की और फिर एसएसबी की। ठीक है, ये अपने आप हो जाता है, ये चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इसके बाद 3 ईयर्स की एकेडमी होती है, और उसके बाद 1 ईयर आपने जो भी आपने चूज करते हो फॉर्म भरते टाइम, एयरफोर्स वगैरह, एयरफोर्स हो जाती है हमारी, नेवी हो जाती है, आर्मी हो जाती है, जो भी चूज करते हैं। पहले तो 3 ईयर की बेटा एकेडमी पे होती है, या तो एनडीए पे या फिर नवल एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 1 ईयर होती है आपके रिस्पेक्टिव फोर्स पे। आपने एयरफोर्स चूज करी थी, आपका मेडिकल के हिसाब से आ भी गया एयरफोर्स के अंदर नाम, रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा, रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता कि एयरफोर्स मिलेगी या वो मिलेगी, नहीं, फर्क पड़ता है कि वो सारा कुछ मेडिकल सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है जो एयरफोर्स के लिए चाहिए, हाँ तब उसको मिल जाएगी। ठीक है, रैंकिंग से नहीं फर्क पड़ता। रैंकिंग सिर्फ बेटा फर्क कहाँ पे पड़ती है, आपको क्या करना है, मार्क्स वाले ज्यादा से ज्यादा लेके आने हैं। रिटर्न के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करिए, एसएसबी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करिए, तो आप ऑटोमेटिकली आप टॉप लिस्ट के अंदर ही है। आपके ओवरऑल ही टोटल आप उसके अंदर हैं तो आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, बस ये समझ लीजिएगा। बट फाइनली डिसाइड होता है कि बेटा जिसका एयरफोर्स का मेडिकल सारा कुछ क्लियर है वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, टेंशन ना लो। 3 ईयर की एकेडमी और 1 ईयर अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी पे देता है, उसके बाद देन इट गोस फॉर द लेफ्टिनेंट। तब जाके आपके नाम के आगे लगता है लेफ्टिनेंट या फिर सब लेफ्टिनेंट। नेवल फोर्स अगर में जाते हैं नेवी के अंदर तो हमारी सब लेफ्टिनेंट की पोजीशन होती है, आर्मी और एयरफोर्स के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट की पोजीशन होती है। ठीक है, तो जो भी होती है शायद, हाँ लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट ही होती है, 2 पोस्ट के अंदर जाते हैं, लेफ्टिनेंट या फिर सब लेफ्टिनेंट, उधर इधर भी हो सकता है। ठीक है, बस तब जाके आपका सफर खत्म होता है। लेकिन अब बात आती है कि सर कौन कौन इसको हम दे सकते हैं एग्जाम, कौन कौन इसको नहीं दे सकते। एनडीए में 2024 की बेटे मैं अगर बात करूं तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, आपकी एज अगर बेटा 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है या इसी डेट पर है, तो इसका मतलब आप बेटा पेपर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कांग्रेचुलेशन। लेकिन अगर इसके बाहर है तो आप ये वाला पेपर नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की, 12वीं पास होना चाहिए, और बाकी जो 12वीं में बेटा अपीयरिंग है बच्चा वो भी इस पेपर को दे सकता है, कैन ऑल्सो गिव दिस एग्जाम। 12th पास होना चाहिए एंड नाउ नो मिनिमम परसेंटेज, कोई मिनिमम परसेंटेज बेटा नहीं होती है, बस आपका पास होना चाहिए पेपर, और आपको या तो अपीयरिंग हो या उसके अंदर हो। आर्मी के अंदर अगर आपको एंट्री करनी है तो बेटा आपका 12th पास विद एनी सब्जेक्ट, या तो आप आर्ट्स के हो, बायो के हो, या कोई भी कॉमर्स वगैरह साइंस, कोई भी, हर बच्चा इसके लिए जा सकता है 12th पास फॉर एनी स्ट्रीम। एयरफोर्स प्लस में नेवी के लिए बेटे आपको 12th पास विद पीसीएम चाहिए होती है, मतलब एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए और विद पीसीएम सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, तीनों होना चाहिए एयरफोर्स और नेवी के लिए, बट आर्मी के लिए आप कोई भी देख सकते। ठीक है, और तीसरी बात अगर मैं बात करूं इसके अंदर, दैट इज नोना बाबू होना चाहिए। नोना बाबू का मतलब समझे तो कि बिल्कुल कोई शादीशुदा नहीं अलाउड है भाई। ठीक है, तो अभी शादी नहीं करनी है, जब लग जाओगे लेफ्टिनेंट आगे लग जाएगा, मेहनत के बाद सैलरी आने लगेगी, कुछ कमाई, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ोगे, तब आप बिल्कुल कर सकते हैं शादी। लेकिन इस दौरान आप प्रोसेस के दौरान आप नहीं कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते। बिल्कुल नोना बाबू चाहिए उनको, ताकि उसको हम ट्रेन कर सके, बिल्कुल ऐसा जेंटलमैन बना सके। ठीक है, चलिए तो बेटा ये थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी जो मुझे आपकी बेटा क्लियर करनी थी। आई होप शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके एनडीए 2024 को लेकर सारी डिटेल क्लियर कर पाऊंगा। अगर क्लियर कर पाऊंगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना यार, क्योंकि ना कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। काफी बच्चे कंफ्यूज है, आपको लग रहा होगा कि आपको पता है, लेकिन काफी बच्चे जो नए होते हैं, आपके जूनियर भी हो सकते हैं या फिर आपके सीनियर भी, तो वो कंफ्यूजन रहते हैं कि यार होगा क्या, आगे क्या हुआ, क्या होगा। तो जब तक आपको प्रोसेस का ही नहीं पता तो तैयारी करना तो बहुत बड़ी गलती की बात है। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी करिए, आपको रास्ते का पता है कि कैसे कैसे मैं संभाल के चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है तो वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी डिटेल मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ। जल्दी से हम और बढ़िया से एक न्यूज लेकर आएंगे चैनल पर ही, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।